आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 20 नवंबर 2024। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे हिजबुल्लाह का दावा, हमलावर इजरायली टुकड़ी को उड़ाया, बचाने आई 2 टीम भी बनी शिकार। हिजबुल्लाह ने इजरायली आर्मी को दहलाया, मिलिट्री अड्डों पर किए 34 हमले। अमेरिका ने हमास के लीडर्स पर क्रिमिनल एक्ट के तहत लगाई पाबंदियां। हमास ने कहा यह है यूएस का एक और क्रिमिनल मूव। यूनिफिल से अपनी फौज वापस बुलाने वाला पहला मुल्क बना अर्जेंटीना। लेबनान पर इजरायली हमलों की चपेट में आ रही है यूएन फोर्स। और रूस तेजी से बना रहा न्यूक्लियर रेडिएशन प्रूफ शेल्टर्स। उधर यूक्रेन में अमेरिकी एम्बेसी ने रूस के बड़े हमले का अलर्ट किया जारी। चलिए हेडलाइंस देख लिया आपने, खबरें उससे कहीं ज्यादा होंगी। पहली खबर हिजबुल्लाह के उस हमले से जुड़ी हुई जो 3 स्टेज हमला था। पहले एक फोर्स को घात लगाकर निशाना बनाया, एक इजरायली फोर्स को, फिर उसे बचाने आई रेस्क्यू टीम को निशाना बनाया, फिर उन दोनों को बचाने आई एक और रेस्क्यू टीम को निशाना बनाया। ये 3 स्टेज एम्बुश था जिसमें कई इजरायली फौजी मारे गए हैं, ये दावा किया है हिजबुल्लाह ने। एम्बुश किल्स इन्वेडिंग इजरायली फोर्स रेस्क्यू फोर्सेस, कि जो इन्वेडिंग फोर्स आई थी इजराइल की, जो हमला करने आई थी लेबनानी इलाकों में, वो तो मारी गई। उन्हें बचाने आई 2 रेस्क्यू टीम्स भी मारी गईं और जख्मी हुए इनमें लोग, ये कहा गया। मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल देता हूं कि ये कल रात, ट्यूसडे की रात जो है, बड़ी देर रात ये हादसा उनके साथ पेश आया और ये मुकाबला पेश आया, बल्कि यूं कहें। और इसमें जाल बिछाया था हिजबुल्लाह ने। उन्हें पता था इस रास्ते से एक इन्वेडिंग फोर्स, एक हमलावर फोर्स आने वाली है इजराइल की। वो बैठे रहे आराम से। जब वो फोर्स आ गई तो उन पर हमला किया। फिर वो दूसरी वाली आई बचाने तो उन पर हमला किया। फिर तीसरी बचाने आई तो उन पर हमला किया। ये पूरा जो है ये आउटस्कर्ट्स ऑफ द बॉर्डर टाउन मरकाबा में। मरकाबा एक सरहदी गांव है या कस्बा है, शहर है छोटा सा। उसमें उसके आउटस्कर्ट्स में बाहरी इलाकों में ये वाक़या पेश आया। साउथ लेबनान में इलाका आता है मरकाबा। यहाँ पर जाल बिछाया था हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने और रात 10 बजे इस 3 स्टेज ऑपरेशन की पहली स्टेज को अंजाम दिया गया। रेजिस्टेंस फोर्सेस ने जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल उन इजरायली हमलावर टुकड़ी पर दाग दी। इसके बाद जब दूसरी वाली वो बचाने आई, उन आधे घंटे बाद यानी 10:30 बजे रेस्क्यू टीम पहली आई तो उस पर भी ATGM दाग दी हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने। फिर इसके 40 मिनट बाद रात 11:10 पर फिर एक और टुकड़ी आई। इंडिया में लगभग उस वक्त 2:30 बज रहे होंगे, 2:30 बज रहे होंगे, जो भी है। फिर एक टुकड़ी आई, उसके ऊपर भी दाग दिया। तो 3 तरीके से 3 बार हमला किया गया है एक ही ऑपरेशन में, 3 जो टुकड़ियां थीं उन पर। खैर, इरना की खबर है और 20 नवंबर की ही खबर है कि 34 हमले इजरायली पोजीशंस पर अंजाम दिए हैं हिजबुल्लाह ने। 34 हमले। ये वो जो मैं अभी बता चुका हूँ वो इसमें हमला इंक्लूड नहीं है, क्योंकि वो तो ज़मीन पर, लेबनान की ज़मीन पर हो रहा था। ये इजराइल की आर्मी के जो अड्डे इजराइल के कब्ज़े वाले इलाकों में हैं, उन पर 34 और हमले किए गए हैं। बहुत बुरी तरीके से अब हमले बढ़ाए हैं। मैंने आपको सुबह एक वीडियो दिखाया है, ज़रा जाकर देखिएगा कि रूस के हथियार क्या इजराइल कह रहा है जो कि हिजबुल्लाह के पास पहुँचे और बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, उन्हीं से ये सब तबाही हो रही। कैसे पहुँचे हैं, उनमें काफ़ी वीडियोज़ हैं, ज़रा देखिएगा जाके, बहुत अच्छा लगेगा आपको। खैर, 34 जगह पर हमले हुए हैं। इसमें 8200 मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट का जो हेडक्वार्टर है गैलियड में, वो भी शामिल है गैलियड बेस में। और ये 110 किलोमीटर अंदर है लेबनान की सरहद से। इजराइल के इलाकों में 110, यानी लेबनान ने अगर खड़े होकर भी सरहद पर मारा है मिसाइल या रॉकेट तो 110 किलोमीटर दूर तक गए और वहां तक इजराइल का कोई एयर डिफेंस सिस्टम उसे रोक नहीं पाया। अनदर फेलियर ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ इजराइल, जिसका भोकाल बहुत था। हाँ, फुप्पा आएंगे, लेकिन क्या हो रहा है वो हमें दिख रहा है। तो टेक्नोलॉजी कभी भी किसी को धोखा दे सकती है। ये बात तब तक मान लेनी चाहिए जब तक उसकी असल टेस्ट ना हो। अभी एक ताज़ी खबर आई है सर कि हिजबुल्लाह ने एक और मिलिट्री बेस को, ये दिन की बात है, वो कल रात की बात थी, उनकी खबरें बनने में, पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में कई घंटे लगते हैं। अभी जो ब्रेकिंग है दोपहर 12 बजे के बाद की 20 नवंबर की, वो ये बता रही है कि मिलिट्री बेस जो नहारिया में है वहाँ पर
बुरी तरीके से हमला किया गया है इजराइल की मिलिट्री बेस पर हिजबुल्लाह की तरफ से, और इसमें मीडिया ब्लैकआउट कर दिया गया है पूरी तरीके से। मीडिया को जानकारी नहीं दी जा रही, कवर नहीं करने दिया जा रहा कि क्या नुकसान हुआ है। इट मीन्स कि कोई बड़ा नुकसान हुआ है, ऐसा दावा है वॉरफेयर एनालिसिस का। इन्होंने कई वीडियो शो किए हैं जो ये क्लेम करते हैं कि नहारिया बेस में ज़बरदस्त आज दोपहर नुकसान हुआ है। अब ज़रा समझ लीजिए, हमास के ऊपर पाबंदियां लगाई हैं यूएस ने। यूएस के अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने कहा है कि इनके लोग जो हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्विस हैं। इनके 6 और लीडर्स, अब इस्माइल हानिया और याहिया सिनवार नहीं रहे तो कुछ और लोगों, इसकी ज़रा वो समझिएगा, टाइमिंग समझिएगा ऐसा क्यों किया है। तो हमास के 6 और पॉलिटिकल लीडर्स को इन्होंने सैंक्शन किया है, और ये लोग सब फंड जुटाने वाले बहुत से अहम लोग थे, की लीडर, और इस तरीके से हमास को एक तोड़ने की कोशिश है। US imposes sanctions on Hamas leaders day after sanctioning Israel। टाइमलाइन यहीं से आती है, टाइमिंग ये देखिए। कल हमने आपको बताया था कि इजराइल के एक बहुत कट्टरपंथी ग्रुप को, जो सेटलर ग्रुप है, उसको सैंक्शन किया है अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने, क्योंकि इन पर ये इल्ज़ाम है कि ये लोग दंगाइयों को पैसा देकर या भड़काते हैं या किसी और तरीके से वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ वायलेंस करते हैं, उनके सामानों को लूटते हैं, उनके खिलाफ उग्रवादियों जैसी हरकत करते हैं। तो इस यहूदी ग्रुप को, जो कि सबसे बड़ा की सेटलमेंट ग्रुप है, उसको बैन किया है अमेरिका ने। कल ये खबर आई, 19 में हमने आपको सुनाई, 20 में हम आपको ये सुना रहे हैं कि कुछ ही घंटों बाद अमेरिका ने हमास के भी 6 लीडर्स पर पाबंदी लगा दी, सब बराबर कर दिया। तुम भी नाराज़ नहीं, हम भी नाराज़ नहीं। 6 और लीडर को सैंक्शंस कर दिया गया है। और इस पर हमास ने जो कहा है वो किसने लिखा है? पिछली आपने JNS की हेडलाइन देखी थी, ये इन्ना की है। इन्ना क्या कह रहा है कि हमास से US सैंक्शंस सपोर्टिंग इजरायली क्राइम्स, कि हमास ने ये कहा है कि जो US ने हम पर सैंक्शंस लगाए हैं हमारे लीडर्स पर, वो और कुछ नहीं है, सिर्फ सपोर्ट कर रहा है अमेरिका इजरायली क्राइम्स को, और कुछ नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल का तो क्राइम है ही है जो गज़ा में हो रहा है, अमेरिका का भी है, और ये कदम अमेरिका का एक और क्रिमिनल, एक मुजरिमाना कदम है, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाना। दुनिया देख रही है कि गज़ा में जेनोसाइड हो रहा है, अमेरिका उसके लिए कुछ नहीं कर रहा कि नेतन्याहू को या उनके डिफेंस मिनिस्टर को या कुछ और की लीडर्स को, ना स्मोट्रिच को, ना बेन गुवेर को, जो कि हर बार फ़लस्तीनियों को मारने और वेस्ट बैंक तक को कब्जाने की बात करते, उन पर सैंक्शंस नहीं लगा रहा अमेरिका, हम पर लगा रहा है, जो कि हम पूरी तरीके से पॉलिटिकली बात करें। हमास का क्लेम है, जबकि अमेरिका की तरफ से कहा गया कि हमास के पॉलिटिकल लीडर्स हमास के मिलिट्री विंग के लीडर से बिल्कुल अलग नहीं है, बिल्कुल की सोच, उनके कदम, उनके मूव्स एक से हैं। सर बढ़ते हैं आगे और जल्दी बढ़ते हैं। इजरायली रेजिम ने रफ़ा में जो आखिरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल था एकलौता, उसे तबाह कर दिया है, तबाह कर दिया। अब आप सोचिए, लोग जो घायल होंगे उन्हें कहाँ जगह मिलेगी। और ये कल रात की तस्वीर है, ये मेरा बहुत फेवरेट फ़लस्तीनी रिपोर्टर है अनस अल शरीफ, वो बैठे हुए हैं एक तरफ, और बाकी जो कल रात हमला हुआ 22 फ़लस्तीनी जबालिया अल बलद में नॉर्दर्न गज़ा में मारे गए, उनकी तस्वीर हम ब्लर ऊपर की दिखा रहे हैं, उनके पास बैठे हुए हैं, वो रिपोर्टिंग करने गए तो हार चुके। वो ये कह रहे थे कि इस रात की सुबह कब होगी, ये अंधेरा जो हम पर गालिब है ये कब छटेगा। कैनेडियन प्रोटेस्टर्स डिमांड हर टू जेट पार्ट्स डिलीवरी। अब कनाडा में प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि वहाँ की कंपनी जो है वो इजराइल को उनके फाइटर जेट के पार्ट्स और उनके जो अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स हैं उनके पार्ट्स मुहैया करवाती है, बेचती है। और ये कॉलिंस एरोस्पेस फैक्ट्री है, इसके बाहर लोगों ने प्रोटेस्ट किया है और कहा है कि आप इजराइल को ये पार्ट्स देना बंद करें क्योंकि वो गज़ा में जेनोसाइड कर रहा है। उधर इरना की खबर है कि तुर्की के सदर रेजेप तैयप एर्दोगान ने एक और ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि तुर्की इजराइल को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने देगा, अब इजराइल के लिए अब अपना एयर स्पेस नहीं खोलेगा। अब पता नहीं कल कोई या शाम तक कोई फ़ोटो दिखाए कि एरोप्लेन भी इजराइल का जा रहा है, क्योंकि जहाज़ समंदर में दिखाते हैं कि भाई माल लिख के इजराइल जा रहे हैं तुर्की के। खैर, यूनिफिल जो है वो यूनाइटेड नेशंस की एंट्रिम फोर्स इन लेबनान, ये फुल फॉर्म है। तो लेबनान और इजराइल के बीच अमन कायम रहे, ये फोर्स इसलिए बनाई गई थी, लेकिन जंग शुरू हो गई, इन पर भी हमले शुरू हो गए।
हिजबुल्लाह का ये कहना है कि इजराइल इन पर हमले कर रहा है ताकि ये फोर्स यहाँ से हट जाए, अपना अड्डा हटा ले, क्योंकि फिर इसके बाद इजरायली फोर्स को आना और कब्जाना आसान हो जाएगा। अच्छा, इजराइल का ये कहना है कि इनके ऊपर जो बम गिर रहे हैं वो हमारे बम नहीं हैं, वो हिजबुल्लाह के ही रॉकेट हैं। तो इनमें से कुछ लोग मारे गए, कुछ जख्मी हुए। अब अर्जेंटीना एक ऐसा पहला मुल्क है जो यूनाइटेड नेशंस की इस लेबनान में जो फोर्स है उससे निकलने वाला, अपने फौजियों को वापस बुलाने वाला पहला मुल्क बन गया है अर्जेंटीना। अगर आप जानें तो यहाँ जो है 10,000 पीस कीपिंग फोर्सेस, 10,000 फौजी जो शांति दूत एक तरीके से होते हैं, हाथ में बंदूक होती है, लेकिन यूएन की फोर्स होती है पीस कीपर, ताकि दोनों तरफ अमन बना रहे। 10,000 फौजी मौजूद हैं, इंडिया के भी हैं, लेकिन अर्जेंटीना के सिर्फ 3 फौजी थे, तीनों को वापस बुला लिया गया है। जो हकीकत है वो बताएंगे, पता चले आप फोर्स के नाम से क्या सोचें। ऐसे ही होता है, 3, 5, 10, 50, 60 फौजी किसी ने अपनी अपनी कुव्वत के हिसाब से दे रखे हैं इजराइल। और ये हो क्यों रहा है? अभी क्या हो रहा है, इजराइल ने लेबनान के सोल्जर्स को भी मारना शुरू कर दिया है, और ये यूएनएससी का खुला रेजोल्यूशन का जो खुला उल्लंघन है, यूएनएससी रेजोल्यूशन का। अब लेबनीज हमले में सिर्फ हिजबुल्लाह के लोग नहीं मारे जा रहे, उनके जंगजू नहीं मारे जा रहे, बल्कि लेबनान की जो आर्मी ऑफिशियल उसके जवान भी मारे जा रहे हैं। टेंशन इससे भी बढ़ रही है। ईरान, सऊदी अरब और चाइना बेहद करीब आ रहे हैं। इन दोनों के बीच इकोनॉमिक और पॉलिटिकल टाइज जो हैं वो और गहरा गई हैं। ये तीनों के आप फोटो देख रहे हैं। सऊदी अरब, चाइना और ईरान अगर करीब आते हैं तो जाहिर सी बात है एक बड़ी बात कहलाती है। लिहाजा इन दोनों के बीच पॉलिटिकल टाइज का होना और इकोनॉमिक, अपनी तिजारत को बढ़ाना, अपनी डिप्लोमेसी को और मजबूत करना, अगर इन दोनों मरहलों में, इन दोनों सेक्शंस में काम होता है तो जाहिर सी बात है दुनिया के लिए बड़ी अच्छी बात है। ईरान ने यूरोपीय यूनियन के एनवॉय को बुलाया है, समन किया है उन सैंक्शंस को लेकर जो ईरान की शिपिंग लाइन पर लगाए गए, कि आपकी शिपिंग लाइन के ज़रिए ईयू ने ईरान से कहा था कि रूस को और मिडिल ईस्ट में रेजिस्टेंस फोर्सेस को हथियार, मिसाइल, ड्रोन्स पहुंचाए गए, जिससे पूरी दुनिया में इस वक्त जंग जैसे हालात बन रहे हैं। ईरान ने कहा ये सारे इल्ज़ाम झूठे हैं और ये रूस को कमज़ोर करने के साथ साथ ईरान को कमज़ोर करने की हरकत है। इसीलिए ईरान ने यूरोपीय यूनियन के एनवॉय को, जो तेहरान में होते हैं, उन्हें समन करा है कि बताओ भाई कैसे हुआ है, क्यों किया तुमने। अभी ये खबर है कि यूएस एम्बेसी जो कीव में है, यूक्रेन की राजधानी में, उन्होंने वार्निंग दी है तमाम स्टाफ को और बाकी लोगों को एक इमिनेंट अटैक को लेकर, और सभी से कहा है कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है हमें मिली है कि रशिया एक बड़ा अटैक करने वाला है, क्योंकि कल उसके ऊपर हमारी दी हुई लंबी दूरी की मिसाइल यूक्रेन ने दागी थी, जिसके बाद न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में चेंज किया था रूस ने, पुतिन ने। अब कोई बड़ा हमला कर सकता है। ये न्यूक्लियर हमला तो नहीं होगा, हम नहीं कहेंगे, ना हमें उम्मीद है, लेकिन कल ही रात बाइडेन ने $275 मिलियन की और मिलिट्री एड यूक्रेन के लिए सैंक्शन कर दी, दस्तखत कर दी। इसके बाद पुतिन और खिसिया गए। तो आज कीव पर और बाकी यूक्रेन के हिस्सों पर बड़ा हमला हो सकता है। इसी के लिए अमेरिकन एम्बेसी ने बड़ा अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि सारे ज़रूरी कागजात वगैरह चीज़ें लेकर शेल्टर में जाओ। बात शेल्टर की आई है तो ये द ग्लोब एंड मेल और बाकी दुनिया की खबरों में भी ये बात सामने आ चुकी है कि रशिया ने बहुत तेज़ी से रेडिएशन रेजिस्टेंट बॉम्ब शेल्टर्स का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। ये वो शेल्टर्स हैं, ये आपको जो डब्बे दिख रहे हैं, दरअसल ये घर हैं जिनके अंदर लोग रह सकते हैं। इनमें अगर न्यूक्लियर अटैक हो जाता है तो रेडिएशन अंदर नहीं पहुंचेंगी। इस तरह से इन्हें डिज़ाइन किया गया है, और इस डिज़ाइन का प्रोडक्शन यानी इन कंटेनर्स को, इन शेल्टर्स को बनाने का काम रशिया ने बड़े पैमाने पर तेज़ कर दिया है। क्या होगा पता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइंस शो में इतना ही। आज़ाद बोल इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, आप ही का चैनल है। सलामत रहिए, खुश रहिए।